बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूशन है ये पिछली वीडियो की। तो हम पहुंचे थे कि जब परफॉर्मर वाइस के साथ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके उसको इंपोर्टर को भिजवा दिया जाएगा परफॉर्मर वाइस, तो इंपोर्टर फिर उस परफॉर्मर वाइस के ऊपर एलसी खोलेगा। जब एलसी खुल जाएगी तो वो एलसी वापस एक्सपोर्टर को मिल जाएगी थ्रू बैंक। अब ये बैंकिंग का क्या चैनल है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब एलसी जब एक्सपोर्टर को मिलेगी तो एक्सपोर्टर उसके ऊपर अपनी जो कंसाइनमेंट जिसका ऑर्डर उसको मिला है उसको प्रिपेयर करवाना शुरू कर देगा। अब ये कंसाइनमेंट जो हमने शिप करनी है ये भी इस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की, यानी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस ऑर्डर को प्रिपेयर करवाए और पैक करवाए और रेडी करके तो लॉजिस्टिक वालों को हैंड ओवर कर दे ताकि वो इसकी शिपमेंट कंटेनर वगैरह जो भी अरेंज करना है वो कर सकें। तो जब कंसाइनमेंट पैक हो जाएगी, जो उसकी एक्चुअल पैकिंग है अदर देन कंटेनर यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट तैयार होके पैक होके रेडी हो गई और अब ये एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इसको हैंड ओवर कर देगा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इसको फिर जो भी इसको बाई एयर करना है, बाई सी करना है, तो जो भी मीन्स ऑफ इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो यहाँ पे लॉजिस्टिक इसकी अरेंज करेगा। और इस अरेंजमेंट के बाद इसकी कस्टम क्लियरेंस होगी पोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है। तो कस्टम क्लियरेंस के बाद इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कस्टम वाले इशू का जो एयरवे बिल होगा या बिल ऑफ लेडिंग होगा इस कंसाइनमेंट का, उसके साथ जो इनवाइसेस हैं, पैकिंग लिस्ट है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी डिटेल भी आगे जाएगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे और ये डॉक्यूमेंट्स भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो बैंक की तरफ चले जाएंगे, बैंक को फॉरवर्ड किए जाएंगे जहाँ पे उनकी नेगोशिएशन, यानी कि वो बैंक उसको चेक करेगा कि ये एज़ पर एलसी जो रिसीव हुई थी उसके मुताबिक ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर वो डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है तो बैंक दो तरीके होते हैं, या तो बैंक उसी वक्त उसकी पेमेंट वहाँ पे कर देता है अपने पास से, और जब एक्सपोर्टर की पेमेंट आती है जिसमें 10-15 दिन लग सकते हैं, तो उस का जो डिफरेंस होता है एक्सचेंज रेट का, कि जैसे डॉलर आज के रेट से जो उसने बैंक ने हमें पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को, और जब पेमेंट आनी है तो अब आज के डॉलर रेट और उस दिन का जो डॉलर रेट है उसका जो डिफरेंस होगा वो बैंक चार्ज कर लेगा, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा उतने दिनों का वो भी चार्ज कर लेगा। नंबर 1 तो ये है कि बैंक सेम डे जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं बैंक को उसी वक्त पेमेंट कर सकता है। नंबर 2, आप वो जो इंटरेस्ट है बैंक को उतने दिन का ना पे करें, और जिस वक्त आपकी पेमेंट एक्चुअली 10-15 दिन बाद आए तो आप बैंक से वो पेमेंट अपनी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहरहाल आपको बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे ताकि वो जिस बैंक ने एलसी खोली है उसको भिजवाए, और वो बैंक जो है जो इंपोर्टर है उसको डॉक्यूमेंट्स दे ताकि वो अपनी कंसाइनमेंट क्लियर करा सके और पेमेंट कर दे उसकी। तो ये जो पेमेंट का प्रोसेस है बैंक टू बैंक, इसको भी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर जब बैंक से आपकी पेमेंट मिल गई है तो अब आपकी जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो यहाँ से काम शुरू किया था कि आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कुछ लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें से किसी ने इंटरेस्ट लिया कि ठीक है जी मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ आपसे, तो आप मुझे सैम्पलिंग करवाएँ। तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपनी प्रोडक्ट का, सेकेंडली आपने सैम्पलिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट की, थर्डली फिर अगर वो सैम्पलिंग अप्रूव हो जाती है तो फिर सेल नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी उस प्रोडक्ट के लिए। तो सेल नेगोशिएशन जब शुरू होगी तो जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस तो नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन वो उसका फ्रेट नेगोशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपोर्टर को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर कितना फ्रेट आएगा। और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे ऑयल की प्राइसेस चेंज होती हैं तो तब भी फ्रेट चेंज हो जाएगा, कोई और उसमें लॉजिस्टिक की साइड पे चीज़ चेंज होगी तो भी फ्रेट चेंज हो जाएगा। जैसे आजकल कंटेनर वैसे शॉर्ट है, कोविड-19 की वजह से चाइना ने बहुत सारे कंटेनर डंप कर लिए हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे कंटेनर की कॉस्ट बढ़ चुकी है, फ्रेट बढ़ चुका है।
तो अब ये जो फ्रेट है ये यहाँ पे एक्सपोर्ट वालों को नहीं पता, तो वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो करंट रेट चल रहा है आप किस रेट के ऊपर बुक करते हैं कंटेनर, तो वो हमें बताएं ताकि हम इनको अपनी प्राइस के अंदर वो ऐड करके जो C&F कॉस्ट है वो दे सकें। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट फ्रेट देगा उस कंसाइनमेंट का और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी प्राइस फाइनलाइज करेगा और दोनों को प्लस करके परफॉर्मेंस वाइज बायर को या इंपोर्टर को भिजवा दिया जाएगा कि जी ये फाइनल परफॉर्मेंस वाइज है, इसमें इतनी कॉस्ट है गुड्स की और इतना फ्रेट ऐड है और टोटल अमाउंट ये बनती है। तो जब ये परफॉर्मेंस वाइज इंपोर्टर को मिलेगा तो इस परफॉर्मेंस वाइज के साथ एक LC की टर्म्स एंड कंडीशन के LC के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्टर ने ऐड करनी है जो कि एक्सपोर्टर की पेमेंट को सिक्योर करे, तो वो ऐड होंगी। नॉर्मली परफॉर्मेंस वाइज में बायर सेलर का नाम होता है, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, क्वांटिटी होती है, यूनिट प्राइस होती है और टोटल अमाउंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें एक्सपोर्टर ने खुद ही यहाँ पे फॉर्मुलेट कर ली कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी इसको चाहिए, इस रेट के ऊपर इतनी टोटल अमाउंट बनेगी। लोकल मार्केट में भी जब आप सेल करते हैं तो इसी तरह से अपने सेल डीड को फॉर्मुलेट करते हैं कि जी आइटम है, उसकी क्वांटिटी है, रेट है और टोटल अमाउंट इतनी बनती है, तो आप ये अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर दें, चेक दे दें, तो हम आपको चीज़ें डिस्पैच कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बायर सेलर में ट्रस्ट होता है कि ठीक है जी नज़दीक है, कौन सा भाग जाएगा पेमेंट लेके, तो पेमेंट कर देते हैं, चीज़ आ जाती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते कि इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है। अगर इंपोर्टर इसको पेमेंट कर दे तो एक्सपोर्टर हो सकता है भाग जाए पेमेंट लेके, या एक्सपोर्टर इसको शिपमेंट कर दे कि जी पेमेंट आप बाद में कर दें तो हो सकता है ये भाग जाए पेमेंट लेके और इसका माल चला जाए। तो इसलिए दोनों को ट्रस्ट नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाइज एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने बना लिया और इस परफॉर्मेंस वाइज के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर ये LC के अंदर कंडीशन होनी चाहिए ताकि हमारी पेमेंट ना फंस जाए। सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हो रही होती है। जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें लॉजिस्टिक भी होती है, उसमें LC के लिए भी जो सजेशन होती हैं वो भी होती हैं। ये डिपार्टमेंट LC बैंक से रिसीव करता है, फिर उस LC के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक से नेगोशिएट कराया जाता है, पेमेंट को प्रोसेस कराया जाता है, पेमेंट रिसीव की जाती है और फिर जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट होती है किसी एक साल के अंदर, स्टेट बैंक हर एक्सपोर्टर को ये फैसिलिटी देता है कि भी आपकी टोटल जो एक्सपोर्ट एक साल में हुई है, आप सेकंड ईयर में मुझे उस एक्सपोर्ट अमाउंट जितनी टोटल है आपकी उसके ऊपर मैं आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो 2-3%, 5% जो भी ईयर टू ईयर स्टेट बैंक अनाउंस करता है, तो मैं आपको कम रेट के ऊपर उतना लोन दे दूंगा जितनी आपने एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की स्कीम है जिससे आप जब आप एक साल की पेमेंट इकट्ठी कर लेंगे तो फिर आप रीफाइनेंस के लिए स्टेट बैंक को थ्रू कमर्शियल बैंक जो भी आपका बैंक होगा अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमें इतना लोन दे दें और वो नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। तो ये एक बेनिफिट होता है। एक्सपोर्टर को बहुत सारे बेनिफिट हैं जो जिसकी वजह से अगर आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में देखें कि जितने भी रिच लोग होंगे वो अदर दैन रियल स्टेट को निकाल के, तो जितने भी रिच लोग पाकिस्तान में देखेंगे वो सब एक्सपोर्टर हैं। वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हों, लेदर के हों, वो सर्जिकल आइटम के हों, वो स्पोर्ट्स आइटम के हों। हर रिच आदमी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान में अदर दैन रियल एस्टेट के, वो एक्सपोर्टर है। क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में एक तो आपको अपनी प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल हो जाती है। दूसरा, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। एक्सपोर्टर डेली अपने एक्सचेंज रेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक एक पैसा जब कम या ज़्यादा होता है तो एक्सपोर्टर अगर ज़्यादा होता है, एक पैसा भी अगर डॉलर और रुपीज़ के एक्सचेंज रेट में ज़्यादा हो जाए तो वो खुशी से निहाल हो जाता है, जबकि कम होने पे उसको बिल्कुल वो समझता है कि जी इतना लॉस हो गया। क्योंकि उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट होती है उनकी टोटल जब वो करता है, जैसे मैंने बताया कि 25-30 कंसाइनमेंट किसी भी एक्सपोर्टर को नॉर्मली डेली उनके इतने कंटेनर निकल रहे होते हैं। और ये तो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी क्या सिचुएशन है वो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा आगे होगी। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है
वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको जॉब के नुक्ता नज़र से देखें, ये तो है कि अगर आप जॉब के नुक्ता नज़र से देखें तो आपको दो तरह की जॉब मिल सकती है। या तो आपको यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, और यहाँ पे आपको वही मार्केटिंग, सेल्स के टैक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करवानी पड़ेगी। फिर कंसाइनमेंट की जो मर्चेंडाइज़र होते हैं, जो कंसाइनमेंट को प्रिपेयर करवाते हैं, खड़े रहते हैं सारा दिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उनकी तैयारी होती है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसकी पैकिंग को केयरफुली हैंडल किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में हो रहे होते हैं। तो एक जॉब तो ये अवेलेबल होती है जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के एक्सपोर्ट करने के लिए होती है, यानी जो सेल्स मार्केटिंग टाइप की जॉब है। दूसरी जॉब एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड होती है, जहाँ पे लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होती है, एलसीज इन्वॉल्व होती हैं, बैंकिंग होती है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस होती है। तो इस तरह से ये दूसरा डिपार्टमेंट है। और अगर कोई छोटी कंपनी है तो पॉसिबल है कि ये दोनों किस्म के काम एक ही जगह पे हो रहे हैं और एक ही मैनेजर दोनों को हैंडल कर रहा हो, कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहा हो और डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा हो सॉरी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी जब एक्सपोर्ट शुरू करती है तो जल्द ही उसको 2, 4, 6 माह में उसका वॉल्यूम इतना हो जाता है कि वो इस तरह के एम्बिग्विटी में नहीं पड़ती कि हर काम ये एक्सपोर्ट मैनेजर ही करे। तो वहाँ पे फ़ौरन ही इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है कि एक्सपोर्ट वाले सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर कंसंट्रेट करें और ऑर्डर अचीव करने की कोशिश करें, और उसके पीछे जितना भी काम है वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और वो उसको लोकली यहाँ पे मतलब इन हाउस बैठ के तो इन एक्टिविटी को लुक आफ्टर करें, और ये डिपार्टमेंट इनको डिस्टर्ब ना करे ताकि एक्सपोर्ट की जो सेल है वो कम ना हो। तो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड के जी, कंसाइनमेंट में कुछ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ गए, कुछ पैकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जो भी और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। तो जिसके लिए एक्सपोर्ट वालों की भाग दौड़ लगी रहती है कि कंसाइनमेंट रुक गई है, कंसाइनमेंट में कोई डैमेज क्लेम किया जा रहा है, कुछ रिबेट क्लेम किया जा रहा है, कुछ इस तरह की और चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये एक सेपरेट फंक्शन है एक्सपोर्ट का, और ये एक सेपरेट फंक्शन है। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट को A to Z देखा जाएगा कि जी टोटल एक्सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, तो एक्सपोर्ट में पहले आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर आप उसकी सैम्पलिंग करते हैं, फिर आप उसकी सेल करते हैं। जब सेल मैच्योर होती है तो उसमें फिर सेल प्लस लॉजिस्टिक दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि इसकी सेल प्राइस क्या है और इसका फ्रेट क्या है। तो इसकी बेस के ऊपर परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है, और परफॉर्मा इनवॉइस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें एलसी की टर्म्स ऐड नहीं कर दी जाती। यानी लोकल परफॉर्मा इनवॉइस और इंटरनेशनल जो आपने एलसी खोलने के लिए भिजवाना है, उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इंटरनेशनली जब आप परफॉर्मा इनवॉइस किसी को देंगे तो उसमें एलसी के लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कि एलसी में ये चीज़ें ऐड होंगी तो हम एलसी एक्सेप्ट करेंगे, तो वो ऐड होंगी। इसके बाद जब एलसी इंपोर्टर खोल देगा और वो एक्सपोर्टर को मिल जाएगी तो फिर कंसाइनमेंट की तैयारी है और उसकी पैकिंग वगैरह, और ये सब कुछ रेडी करके वो फिर इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे कि भाई इसको शिप करो। यहाँ से ये पोर्ट तक जाएगी, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगी, वहाँ पे कस्टम से जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनकी बेस के ऊपर उसके जो इनवॉइसेस और पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रिपेयर किए जाएंगे। और ये सारी प्रिपरेशन एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हो रही होती हैं। एलसी में कुछ चीज़ें एक्सपोर्टर जैसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करता है, तो इंपोर्टर की तरफ से भी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही मैं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करूँगा। वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट होगी, अगर वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाती तो वो पेमेंट स्टॉप कर सकता है। तो ये सारी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होगी वो एज़ पर एलसी टर्म्स एंड कंडीशन हो रही होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर ये क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट उसी वक्त कर दे या 10 दिन बाद कर दे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसकी पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट फिर आपकी फर्दर एक्सपोर्ट के लिए आपको
गवर्नमेंट से कुछ लोन जो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होते हैं उसके लिए फैसिलिटेट कर देगी। तो ये टोटल एक्सपोर्ट का प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो यहाँ पे नंबर 1 तो लॉजिस्टिक के आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, फ्रेट फॉरवर्डर ऐड होगा। नंबर 2 यहाँ पे कस्टम क्लियरिंग एजेंट ऐड होगा। और नंबर 3 यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होगा। तो अब ये जो 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपके पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट कर देंगे, आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो वो लोग जो एक्सपोर्ट से डरते हैं कि जी एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। जितने ये तीनों जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये आपको सर्विस देने के लिए बैठे होते हैं, ये आपसे चार्ज करते हैं, आप इनको पे कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी को पे करते हैं तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, उससे कोई गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, उसकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से फ्रेट के लिए नेगोशिएट करते हैं कि यार ये मैंने कंसाइनमेंट डिस्पैच करनी है, तो आप बताएं कितना फ्रेट ऐड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब डिसीजन आपने लेना है कि वो जो भी गाइडलाइन दे रहा है तो उसमें से क्या बेस्ट पॉसिबल है जिसके ऊपर बायर को ये कंसाइनमेंट मिनिमम पॉसिबल रेट के ऊपर डिलीवर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जितना आप बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे तो ये जो सेल प्राइस है वो उतनी कम हो जाएगी। आपने अपनी कॉस्ट तो यहाँ पे चार्ज कर ली कि मेरी कॉस्ट ये है। अब जो फ्रेट है अगर आप उसमें कुछ डिस्काउंट देख लेते हैं, सोर्स कर लेते हैं, तो वो डिस्काउंट इंपोर्टर को फ़ायदा देगा और इंपोर्टर नेक्स्ट आपको फिर ऑर्डर देने में सहूलत महसूस करेगा कि यार यहाँ से मुझे फ्रेट कम आता है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो मुझे इन्हीं से इंपोर्ट करनी चाहिए। किसी और कंट्री में जाएगा तो पॉसिबल है वहाँ पे फ्रेट बढ़ जाए। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर को आप हैंडल कर सकते हैं, उससे रेट कम से कम करवा सकते हैं, या इंपोर्टर ख़ुद अपने फ्रेट फॉरवर्डर से अपने एंड के ऊपर अपने कंट्री में किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर सकता है कि वो किस तरह से रेट को कम से कम कर सकते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली इस सारे सिनेरियो में ऐड ही इसलिए हुए थे कि हम एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को लोअर प्राइस के ऊपर उनकी कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अदरवाइज़ तो इससे पहले लॉजिस्टिक का सिस्टम जो है वो सिंपल होता था कि एक्सपोर्टर ने खुद ही रेट डिसाइड किए और जो रेट है प्राइस में ऐड किया और वो प्राइस फाइनल होके आगे चली गई और इंपोर्टर ने उसी पे किया और ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई लॉजिस्टिक की सिस्टम में और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा लॉजिस्टिक का सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, तो क्यों ना इस कॉस्ट इफेक्टिव में जो सेविंग हो रही है वो आगे ट्रांसफ़र की जाए, जो हमारे कस्टमर है उनको ट्रांसफ़र की जाए और अपने सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए। तो जब आप कॉस्ट सेविंग किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे बिज़नेस बढ़ता है। तो जैसे लॉजिस्टिक वालों को जो बेनिफिट, जो लॉजिस्टिक की एडवांसमेंट के बेनिफिट थे, जो सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के सप्लाई चेन के जो बेनिफिट थे वो यहाँ पर अचीव हुए, तो उन्होंने वो बेनिफिट कुछ उसका पोर्शन कस्टमर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और कस्टमर से कहा कि जी हम आपको ये जो ऑप्शन है इनकी बेस के ऊपर रेट कम कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें ऐड हुई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो बार यहाँ पे लॉजिस्टिक में फ्रेट फॉरवर्डर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और पूरी वो आपको असिस्टेंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और लोअर रेट के ऊपर आप किस तरह से जा सकते हैं ये सब फैसिलिटेट वो करते हैं। उसके बाद कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं, ये भी आपकी फैसिलिटेट करते हैं कि आप किस तरह से अपनी कंसाइनमेंट की जो कोडिंग है, जो HS कोड है, उसको आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ लीगल इलीगल टाइप का कंसेप्ट भी आ जाता है जो मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बता सकता। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी इंपोर्ट होती हैं जिनके जो
एक्चुअली कुछ और होती हैं, लेकिन उसके ऊपर HS कोड कुछ और लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 रुपये किलो वाला एक क्रूड फॉर्म में फ्रेगरेंस इंपोर्ट करते हैं